अक्सर जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम देखते हैं वो चुनाव की पूरी कहानी नहीं बताती। असली राजनीति, असली जंग तो जमीन पर होती है, गली मोहल्लों में, खेत खलियानों में। आज हम उत्तर प्रदेश की एक सीट तिलहर का एक फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, ये समझने के लिए कि जनादेश बनता कैसे है और बिगड़ता कैसे है। ये सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि वोटरों की सोच, उनके असली मुद्दे और चुनावी रणनीतियों के पीछे का विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं इस सफर में हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम तिलहर की धड़कन को महसूस करेंगे, फिर आंकड़ों की जुबानी कहानी सुनेंगे, जनादेश की चीरफाड़ करेंगे, एक वापसी के रणनीति के 4 स्तंभों को देखेंगे, 90 दिन की एक ठोस कार्य योजना पर नजर डालेंगे और आखिर में राजनीति से परे जो असल मकसद है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी तरह के आंकड़ों में गोता लगाने से पहले ये जरूरी है कि हम तिलहर की आत्मा को समझें, क्योंकि यहाँ की सियासत इसकी मिट्टी, इसके लोगों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये रहा तिलहर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की विधानसभा सीट नंबर 133। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान नहीं है, ये लाखों लोगों का घर है, जिनकी उम्मीदें, जिनके सपने और जिनका भविष्य यहीं के फैसलों से तय होता है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां तक नजर जाए गन्ने के खेत दिखते हों। यहाँ की हवा में आपको किसानों के पसीने की महक मिलेगी, लेकिन साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकट की एक चिंता भी महसूस होगी। यहाँ लोगों के बीच सामुदायिक बंधन बहुत गहरे हैं और अक्सर यही बंधन तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। अब जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए, बड़ा दिलचस्प है। 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ करीब 81% हिंदू आबादी है और 18% मुस्लिम। इसके साथ ही 16% से ज्यादा अनुसूचित जातियों की एक बहुत अहम मौजूदगी है। असल में यही डेमोग्राफी, यही समीकरण यहाँ की राजनीति की धुरी है, जहाँ हर समुदाय की अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं, और ये सब मिलकर चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी जो झूठ नहीं बोलते, यानी आंकड़ों पर, क्योंकि भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आंकड़े एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। और 2022 का जनादेश लोगों का सीधा फैसला था। 13,277। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो फासला है जो जीत और हार के बीच खड़ा था। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना कड़ा था, और ये भी कि क्यों हर एक वोट, हर एक बूथ और हर छोटी बड़ी रणनीति इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो 2022 में हुआ क्या? भाजपा की उम्मीदवार सलोना कुशवाहा को मिले करीब 48% वोट और उनके सामने सपा के रोशनलाल वर्मा को मिले लगभग 42%। जीत और हार का अंतर साफ है, लेकिन ये भी साफ है कि विपक्ष की मौजूदगी भी मजबूत थी और जमीन पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। अगर हम तिलहर के पिछले कुछ चुनावों को देखें तो कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। सोचिए, 2012 में यहाँ बसपा जीती थी, फिर 2017 में भाजपा की लहर आई और उसने ये सीट जीती, और 2022 में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा बदलाव एक बड़ी राजनीतिक ताकत बसपा का कमजोर होना है। उसके पतन से जो शून्य पैदा हुआ, उसे बहुत कुशलता से भर दिया गया। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। क्यों? इस जनादेश के पीछे की असल वजहें क्या थी? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और इस क्यों को समझने से पहले एक और जरूरी सवाल है, तिलहर में लोग वोट डालने के लिए कम क्यों निकल रहे हैं? ये सवाल अपने आप में जनता के मूड का, उनकी भावनाओं का एक बहुत बड़ा संकेत है। और इस सवाल का जवाब भी हमें आंकड़ों में ही मिलता है। देखिए, 2012 में यहाँ करीब 65% वोटिंग हुई थी। 10 साल बाद 2022 में ये आंकड़ा गिरकर 60% पर आ गया। 5% से ज्यादा की ये गिरावट वोटरों की बढ़ती उदासीनता या शायद सिस्टम से मोहभंग का संकेत है। और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारे संविधान ने हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक दिया है, और वोट डालना उस आवाज को सबसे जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ ना एक साथ दो बड़ी चीजें हो रही थीं। एक तरफ था उम्मीदवार का बार बार पार्टी बदलना। देखिए, रोशन वर्मा 3 बार के विधायक, पहले बसपा, फिर भाजपा और फिर सपा। इससे वोटरों में एक भरोसे की कमी पैदा होती है। और दूसरी तरफ एक मजबूत विपक्ष का पतन। 2012 में 36% वोट पाने वाली बसपा 2017 तक सिमट गई और उसका वोट बैंक एक बड़ा हिस्सा सीधा भाजपा की तरफ चला गया। ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप था।
तो मैदान में स्थिति कुछ ऐसी थी। एक तरफ सपा, जिनकी ताकत थी उनके उम्मीदवार की जमीनी पकड़, लेकिन कमजोरी उम्मीदवार का पार्टी बदलना और संगठन का ढीला पड़ जाना। वहीं दूसरी ओर भाजपा, जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका मजबूत संगठन और संसाधन, पर उनकी भी एक कमजोरी थी, मौजूदा विधायक पर लगे कानूनी मामले। ये ताकत और कमजोरी का एक क्लासिक चुनावी खेल था। चलिए, अब तक हमने समस्या को समझा, लेकिन सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं होता। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लूप्रिंट की, एक ऐसी रणनीतिक रूपरेखा की जो वापसी का रास्ता बना सकती है। इसे हम कह सकते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 तरफा स्ट्रैटेजी है जिसका एक ही मकसद है वोटरों का भरोसा वापस जीतना और बिखरे हुए समर्थन को फिर से एक साथ लाना। ये एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। तो क्या है ये 4 स्तंभ? पहला, चुनावी रणनीति, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसे पीडीए कहा जा रहा है, उसका एक मजबूत गठबंधन बनाना। ये एक सामाजिक समीकरण है। दूसरा, संगठन को फिर से खड़ा करना, जमीन पर, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिवेट करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी कहानी को अपने कंट्रोल में लेना, राष्ट्रीय बहसों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों और संविधान की रक्षा पर फोकस करना। और चौथा, और बहुत जरूरी, संसाधनों का सही मैनेजमेंट। और देखिए, किसी भी बड़ी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने के लिए एक आसान, दमदार नारे की जरूरत होती है, जैसे कि तिलहर का हक रोशन वर्मा के साथ। ये नारा स्थानीय पहचान, अधिकार और नेतृत्व, तीनों चीजों को एक साथ जोड़ता है और सीधा वोटर के दिल से कनेक्ट करता है। लेकिन अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी कागज पर ही रह जाती है अगर उसे लागू न किया जाए। तो आप देखते हैं कि इन 4 स्तंभों को 90 दिन के एक एक्शन प्लान में, एक ठोस कार्य योजना में कैसे ढाला जा सकता है। ये 90 दिन का प्लान बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, स्टेप बाय स्टेप। पहले 30 दिन घर घर जाकर मिलना, लोगों को पहचानना। अगले 30 दिन थोड़े बड़े कार्यक्रम, डिजिटल कैंपेन। उसके बाद रैलियों में तेजी लाना और सबसे जरूरी, लोगों की शिकायतें सुनने के लिए ड्राइव चलाना। और आखिरी के 9-10 दिन बस अपने समर्थन को लॉक करना और पोलिंग के दिन के लिए तैयार रहना। पर याद रखिए, कोई भी प्लान तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो लोगों की असल तकलीफों को न छुए। और वो तकलीफें क्या है? बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, खासकर गन्ने का बकाया, छोटा मोटा भ्रष्टाचार, खराब सरकारी सुविधाएं और कुछ समुदायों के मन में भेदभाव का डर। पूरी रणनीति की नींव इन्हीं मुद्दों के समाधान पर टिकी होनी चाहिए। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम सिर्फ चुनाव जीतने की बात नहीं करेंगे, बल्कि उससे आगे शासन के असल मकसद पर बात करेंगे। क्योंकि राजनीति अपने आप में मंजिल नहीं है, ये तो बस एक साधन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक अकेली विधानसभा सीट का इतना गहरा विश्लेषण पूरे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई सबक दे सकता है? एक सीट का माइक्रो एनालिसिस हमें हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में क्या सिखा सकता है? शासन का मतलब सिर्फ सत्ता चलाना नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा को बनाए रखना है। और आज के डिजिटल युग में नागरिकों के डेटा को भी पूरी जिम्मेदारी और सहमति से संभालना भरोसेमंद शासन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08420416002 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।